देखो ये आता है ना चैप्टर नंबर 2 ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में क्या करते हैं? इनकॉर्पोरेशन में देखो पहले ना आता था प्रिलिमिनरी, फिर उसके बाद आता है इनकॉर्पोरेट का, फिर कंपनी प्रॉस्पेक्टस में बायो डाटा देती है, फिर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर आते हैं। ये 4 चैप्टर आते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ दी मेंबर्स कितने होते हैं? पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 8। तुमको पता है कंपनी कितने तरीकों से क्लासिफाइड हो सकती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। प्रोविजन से रिलेटेड टू दी ओपीसी देखो इतने में क्लासिफाइड हो सकती है कंपनी। यही ना तुम्हारे सब्सक्राइबर टू दी एमओए होंगे। तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको कंपनी को तुम बैठाओगे तो उसका कुछ रजिस्टर ऑफिस होगा जहाँ पे सारे के सारे तुम्हारे क्या होंगे, डॉक्यूमेंट आएंगे। चीज़ें जब तुम आरओसी को दोगे, जमा करोगे, तो आरओसी इनकॉर्पोरेट करती है। तो इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? इनकॉर्पोरेशन के कम से कम क्या होते हैं? 7 डॉक्यूमेंट आते हैं। एमओए, एओए, जो आईएनसी नंबर 33, 34, आईएनसी नंबर 33, 34 में आएंगे। और फिर ना एड्रेस जहाँ पे ना तुम्हारा आरओ ना इस्टेब्लिश हुआ है, डेवलप है। फिर उसके बाद क्या होता है? तुम्हारे पास पार्टिकुलर्स आते हैं। पार्टिकुलर्स में सब्सक्राइबर्स के भी और फर्स्ट डायरेक्टर्स के भी आएंगे। सब्सक्राइबर के नेम, एड्रेस, ऑक्यूपाइड आईडी, प्रूफ सब के सब, और फर्स्ट डायरेक्टर के डीआईएन। फिर डायरेक्टर आता है। डायरेक्टर का कंसेंट चाहिए रहता है और इंटरेस्ट चाहिए रहता है। और प्लस एनी अदर बॉडी कॉरपोरेट और फॉर्म के लिए ये सब चाहिए रहते हैं। फिर डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन आईएनसी 8 में होता है। कंप्लाई विद डिक्लेरेशन किसका? जो एडवोकेट और सीए जो इंगेजमेंट फॉर्मेशन हुआ है और जो पर्सन जिनका नाम एओए में है। और एक और डिक्लेरेशन आता है ईच सब्सक्राइबर से और फर्स्ट डायरेक्टर से चाहिए रहता है कि उन्होंने कहीं कोई ऑफेंस नहीं किया है। डीओजी डॉग। तो ओ से आता है ऑफेंस नहीं किया है, ऑफेंस नहीं है कि प्रमोशन में, फॉर्मेशन में, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में, और नॉट बीन गिल्टी, और वो लोग गिल्टी नहीं है कितने फ्रॉड के, मिसफिशियंस के, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के। और डी का मतलब डॉक्यूमेंट क्या है तुम्हारा, उनका क्या होता है? ट्रू और कंप्लीट है। डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो तो इसको याद करो कि एम ओ ए हो तो याद हो जाता है एड्रेस, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस। ठीक है, ए आता है ना, ए से फिर एड्रेस आ जाता है। फिर बस तुमको एक चीज़ याद करना पड़ेगा, पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स का सब्सक्राइबर और डायरेक्टर, डायरेक्टर से तुम्हारा डायरेक्टर्स ये आ जाएगा। कंसेंट इंटरेस्ट से डी से फिर तुम्हारा डिक्लेरेशन आ जाएगा। डिक्लेरेशन 2 होते हैं, एक डिक्लेरेशन इंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन और जो जिनका नाम एओई में होता है, और एक डिक्लेरेशन ये होता है। तो ये 2 स्टेट के एक से ज़्यादा आरओसी हो सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के आरओसी अलग अलग है। तमिलनाडु में चेन्नई के अलग हैं और एक और कोयम्बी के अलग हैं। कंपनी नहीं बन जाती तब तक वो सब्सक्राइबर रहते हैं। जैसे ही कंपनी बन जाती है तो वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो यही बोल रहा है यहाँ पे शेयर सब्सक्राइबर तो एम तब जाके शेयर होल्डर बन जाए जब आरओसी इनकॉर्पोरेट कर देगी। और इनकॉर्पोरेट कब करेगी? जब ना सीओडी देगी और सिन देगी, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन देगी, सीओआई देगी और सिन देगी, और कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर देगी। डॉक्यूमेंट है, अगर इन डॉक्यूमेंट में इन्होंने ना कुछ ना फॉल्स डॉक्यूमेंट दे दिए है तो अब क्या होगा? तो देखा जाएगा कि येट टू बी इनकॉर्पोरेटेड है कि इनकॉर्पोरेटेड है। अगर येट टू बी इनकॉर्पोरेटेड होने वाली तो आरओसी से बोल दिया जाए कि हटा दो नाम, और वो फ्रॉड के लिए लायबल हो जाएंगे। अगर वो इनकॉर्पोरेटेड हो गई तो आरओसी का पापा पापा करके चला जाएगा ट्रिब्यूनल के पास। अब ट्रिब्यूनल्स क्या होता है? ऑर्डर देगा, और इसका ट्रिक है मिस्टर लो। मिस्टर लो, मिस्टर लो का मतलब मैनेजमेंट को रिमूव द नेम ऑफ द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, और लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देगा, वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर कर देगा, और अदर ऑर्डर एज मे इट डीम फिट। तो ये करेगा। जो एग्जिस्टिंग मेंबर है, जो मैनेजमेंट है, उनको क्या करेगा? हटा देगा। कर लो। और जब वो फॉल्स डॉक्यूमेंट होता है और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो गई है, और यहाँ पे डीओजी आ जाता है डिक्लेरेशन में। फिर एक आता है ओपीसी। ओपीसी का मतलब क्या होता है? एक होता है ना, एक। ओपीसी का मतलब एक होता है ना, तो एक एक मेंबर होना चाहिए, एक नॉमिनी होना चाहिए। ठीक है, ओपीसी एक मेंबर और एक नॉमिनी। अगर क्या होता है, मेंबर की डेथ हो जाती है और मेंबर इनकैपेबल हो जाता है, तो जो नॉमिनी होता है वो क्या होता है तुम्हारा, वो जाकर के तुरंत तो क्या होता है, मेंबर बन जाता है। तो जैसे ही नॉमिनी
तो वो एक कंपनी का मेंबर हो सकता है, वही पर्सन एक कंपनी का नॉमिनी भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो, लेकिन वही दो कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता है। मान लो इसने इसने एक का मेंबर था, एक का नॉमिनी था, ये मर गया, तो अब ये मेंबर बन गया है। तो अब इसको दोनों कंपनी में से चूज़ करना होगा कि किस में जाएं। तो 180 दिन में उसको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। मेंबर और नॉमिनी कौन हो सकते हैं? मेंबर और नॉमिनी एक नेचुरल पर्सन होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। और 120 डेज, मतलब क्या होता है, जो पर्सन स्टेड इन इंडिया है 120 डेज़ के बराबर या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। यहाँ पे दो डेट आती हैं ओपीसी में, एक तो 120 डेज़ जो कि रेसिडेंट वाली होती है, और एक 180 डेज़ जो कि करेक्टिव एक्शन लेने वाली होती है। होता है तो उससे रिटन कंसेंट लेना चाहिए कि वो नॉमिनी बनना भी चाहता है कि नहीं। वो आईएनसी 3 में लेना चाहिए, या आईएनसी नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहली बात मैं बता दे रहा हूँ। ये आईएनसी 3 में ये रिटन कंसेंट लेते हैं। अब क्या होता है, नॉमिनी को रिमूव भी कर सकते हैं, नॉमिनी खुद ही विदड्रॉ ले सकता है। लेकिन जो भी हो, तो अगर ऐसा कुछ करता है, नॉमिनी रिमूव हो जाता है या विदड्रॉ लेता है, तो जो मेंबर को 15 दिन में उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ के लाना है। और ओपीसी 30 दिन में आईएनसी 4 में आरओसी को बता देगा। 15 days, a new person with a written consent of new voter, or within 30 days of the receipt of the notice of withdrawal of the consent file from INC4, और नॉमिनी का कंसेंट फाइल डिक्लेरेशन इन INC4, और विदड्रॉ विथिन 30 डेज ऑफ द विदड्रॉल, तो कंपनी को तुमको आरओसी को बता देना है। तो यहाँ से 30 दिन, और यहीं से तुम्हारा 15 दिन के अंदर तुमको न्यू रिप्लेसमेंट करना है, और फिर रिटर्न कंसेंट और उसको आरओसी को तो बता देना है। दोनों मेंबर बन गए ना, तो सीजी डिसाइड करेगा। अडानी रिलायंस अडानी के शेयर खरीद सकता है। एक फर्म अडानी के शेयर्स नहीं खरीद सकती है, क्योंकि फर्म क्या होता है, एक सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। और ओपीसी भी नहीं खरीद सकती है, ये बात ध्यान रखना। ओपीसी एक मेंबर, एक नॉमिनी माइनर नहीं बन सकते हैं, ठीक है, माइनर नहीं बन सकते। ओपीसी में क्या क्या प्रोहिबिशन है, बिजनेस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं करने देंगे, और कन्वर्सन सेक्शन नंबर 8 का कंपनी में नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बेनिफिट में है, तो कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है, एनी पर्सन डील विद द कंपनी हैज़ टू हैव नॉलेज प्रायर। हम लोग प्रिज्यूम कर लेंगे कि उसके पास नॉलेज है कंटेंट का, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है तो उसके पास नॉलेज है। बेस डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, कंटेंट क्या होते हैं, 6 क्लॉज होते हैं। नेम क्लॉज मतलब रिलायंस कंपनी, स्टेट ऑफ द रजिस्टर ऑफिस मतलब सिर्फ स्टेट मेंशन करना, ऑब्जेक्ट कि रिलायंस का ऑब्जेक्टिव में बताते हैं कि ये बिज़नेस कंपनी कर सकती है। अगर वो बिज़नेस कंपनी नहीं कर सकती है, तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट हो जाता है, मतलब वो वाइड हो जाता है। बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट अगर चली गई तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है। फिर उसके बाद से लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, एक तो लाइबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती है। लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, बाय गारंटी हो सकती है। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जितना अनपेड है वही मिल सकता है, वही मंगवा सकते हो। गारंटी मतलब विदाउट शेयर कैपिटल विद द हेल्प ऑफ विद द शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड में भी विदाउट शेयर कैपिटल विद शेयर कैपिटल। अब विदाउट शेयर कैपिटल विद शेयर कैपिटल होता क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी में मतलब क्या होता है कि ये तीनों लोगों ने 10-10 हज़ार की क्या होते हैं गारंटी लेते हुए कि कंपनी को कुछ भी होता है तो हम इतना इतना पैसा लेकर के आते हैं। अब कल को कंपनी वाइंडेड में जाती है तो जो अमाउंट वो एग्रीड करते हैं वो लेते आते हैं। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड बाय गारंटी विथ शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, गारंटी तो वही है, वही लेकर के आएंगे, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में शेयर है उसी प्रोपोर्शन में डिसीजन मेकिंग पावर भी मिलती है उनको। डिविडेंड तो यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उसको डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है, दोनों में डिविडेंड नहीं मिलते हैं। अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल मतलब ऑथोराइज शेयर कैपिटल की इतना नंबर ऑफ द शेयर से इतने फेस वैल्यू पे हम लोग इशू कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग। सब्सक्राइबर टू एमओए, वही सब्सक्राइबर शेयर होल्डर बन जाते हैं, नेम और प्लस नंबर ऑफ द शेयर्स। और अगर ना तुम ना नॉमिनल क्लॉज को चेंज करते हो तो उसके बीच में उसमें ना हम ऑल्टरेशन करने की ऑल्टरेशन नहीं ज़रूरत रहती है, उसे हम ऑल्टर नहीं
मतलब उसका ऑल्टरेशन करने की ज़रूरत नहीं होता, ऐसे ही चेंज हो जाता है। और बाकी सब में तुम ओआर और एसआर पास करके करते हो। नेम क्लॉज क्या होता है? प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? आई लव यू, आई नॉट आइडेंटिकल, लव का ओ, ऑफेंस अंडर एनी लॉ, अगर कुछ नाम रखना ऑफेंस है तो प्रोहिबिट है। अनडिज़ायरेबल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दी अपनी पावर आरओसी को। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है अगर कोई वर्ड है कि पार्टिकुलर पैट्रोनेज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और प्रिस्क्राइब वर्ड है तो भी सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे स्विगी लिमिटेड है, ट्विगी लिमिटेड नहीं कर सकते हो, कोई ऑफेंस अंडर लॉ और अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। फिर ये नाम रिज़र्व कराना है, तो नाम रिज़र्व कराने के लिए जैसे मेरा सीए बडी है, न्यू नेम है, तो पहले तो मैं एक फॉर्म में रन और स्पाइस के फॉर्म में मैं आरओसी को दे दूंगा। आरओसी उसको 20 दिन में उसका 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 नाम ना मतलब वो कर देगी, रिज़र्व कर देगी। और रैंकर वे अगर मैं अपना कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ रैंकर, तो नेम चेंज करने के लिए सबसे पहले एसआर पास करना पड़ता है। तो एसआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, नोटिस 21 डेज़ में जनरल मीटिंग नोटिस देना पड़ेगा, फिर एसआर पास करना पड़ेगा, फिर रन फॉर्म में आरओसी को देना पड़ेगा। यहाँ पे आरओसी 20 दिन के लिए रिज़र्व कर लेगा नेम, और यहाँ पे जैसे ही अप्रूवल आ जाता है तो आरओसी यहाँ पे 60 डेज़ के लिए अप्रूव करेगा। अप टू 40 डेज ऑफ द अप्रूवल, अप टू द 60 डेज ऑफ द अप्रूवल। 1000 पेड करोगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगा 20 दिन, और 2000 पेड करोगे तो 40 दिन वो एक्सटेंड हो जाएगा। 1000 करेगी तो 1000 करेगी तो 20 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। 2000 पे करेगी तो 40 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। भले ही आरओसी करती है लेकिन बाइंडिंग हम हमेशा ना ट्रिब्यूनल के द्वारा ही होता है। कंपनी में 60 डेज़ के लिए होता है, फिर उसके बाद से एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। करवाने के लिए नेम के लिए जो डॉक्यूमेंट दियो, अगर उसके लिए तुमने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है या कोई सप्रेस इन्फॉर्मेशन की है तो या तो वो इनकॉर्पोरेटेड हो गई है या येट टू बी इनकॉर्पोरेटेड है, या तो इनकॉर्पोरेट होना है। अगर येट टू बी इनकॉर्पोरेटेड है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा तुरंत, और पेनल्टी हो जाएगी 1 लाख की। और अगर इट्स नॉट इनकॉर्पोरेटेड, अभी इनकॉर्पोरेट नहीं है, तो विद इन 3 मंथ, 3 मंथ का टाइम देगा तो चेंज कर लो नेम को, और स्ट्राइक ऑफ कर दो नेम को। नहीं तो फिर उसके बाद या तो स्ट्राइक ऑफ कर देगा या तो वाइंड अप कर देगा ट्रिब्यूनल के द्वारा। गए तो रजिस्टर ऑफ द कंपनी से स्ट्राइक ऑफ कर देगा, और ट्रिब्यूनल से कहेगा कि इसको वाइंड अप करने के लिए ऑर्डर दे दीजिए, करेगा ट्रिब्यूनल को। वायरस कब होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस तब होता है जब ना तुम एक्ट करते हो बियॉन्ड द पावर, जो ऑब्जेक्ट में नहीं था तुम उसके बियॉन्ड चले गए। 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो क्या होता है? वो एक क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन डे टू डे अफेयर कंपनी का मैनेज करता है। तो इसमें क्या होता है? इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न आता है। इट कैन बी ऑल्सो स्पेसिफिक क्लॉज होता है, मोर रेस्ट्रिक्टिव देन एसआर होता है। जैसे मान लो ना कि कोई चीज़ है जो चेंज करना चाहते हो, तो ओ आर या एस आर क्या होता है? 75% से लोग ज़्यादा एग्री हो तो उसको तुम चेंज करके कर सकते हो। लेकिन इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न लगा देते हो कि एस आर तो पास करना ही पड़ेगा और साथ में ये चीज़ भी करनी पड़ेगी। ऐसे कर सकते हो, या तो 75% में ऑल्टर होता है, तुम बोल दिए कि 95% पे ऑल्टर होगा, तो तुम ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो ये तुम्हारा क्या होता है? इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न होता है। ये इंक्लूड कर सकते हो फॉर्मेशन में या एओए को अमेंडमेंट। कब हो सकता है इंट्रेंचमेंट प्रोविज़न? जब क्या होता है, एओए में है, या इंसर्ट कर सकते हो एओए में बाय अमेंडमेंट कर करके एओए में इंसर्ट कर सकते हो। कब करोगे? जब पब्लिक कंपनी है तो तुमको एसआर पास करना पड़ेगा, और प्राइवेट कंपनी में सारे के सारे मेंबर के कंसेंट चाहिए होंगे तुमको। रीज़न करा है तो जब तुमने करा है तो स्पाइस फॉर्म में या MGT 14 फॉर्म में तुमको 30 डेज़ के अंदर तुमको क्या करना पड़ेगा? आरओसी को बताना भी पड़ेगा कि तुमने प्रोविज़न फॉर इंट्रेंचमेंट किया है, और उसको तुमको नोटिस देना पड़ेगा आरओसी को। ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है? अगर एमओए में कोई चीज़ लिखी है उसके तुम बियॉन्ड चले गए तो वो वॉइड है,
और एमओए क्या होता है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, तो पब्लिक ये अज्यूम किया जाता है कि पब्लिक को ये सब पता है, और उसके बाद भी तुम इसमें एंट्री कर रहे हो एग्रीमेंट में और कंपनी बियॉन्ड में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ये सब आउटसाइडर की गलती है। ऑब्जेक्ट के अंदर होता है तो क्या होता है, वो इंट्रा वायरस होता है, और ऑब्जेक्ट के बाहर होता है वो अल्ट्रा वायरस होता है, वो क्या होता है, वो वॉइड होता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस के क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये होता है कि हम लोग ये प्रिज्यूम करते हैं कि एमओए एक क्या होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, तो आउटसाइडर उसको रीड किया होगा, तो ये वर्क करता है अगेन फेवर ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर। और इंडोर मैनेजमेंट वर्क करता है आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी, फेवर ऑफ द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी, कि आउटसाइडर डील कर रहा है कंपनी से, आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्वायर टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए उसे रिक्वायरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्वायर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फेवर ऑफ द आउटसाइडर डीलिंग कंपनी रीड एमओए और एओए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, फॉर्जरी और नेग्लिजेंस। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, फॉर्जरी और क्या होता है, नेग्लिजेंस। फिर उसके बाद क्या होता है, सेक्शन नंबर 8 कंपनी आता है। सीजी कब लाइसेंस देगी, जब ना उसका ना ऑब्जेक्ट होता है सेक्शन नंबर 8 कंपनी का, ऑब्जेक्ट टू प्रमोट, अप्लाई करे प्रॉफिट या अदर इनकम फ्रॉम द प्रमोटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, या प्रोहिबिट फॉर द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर, डिविडेंड नहीं दे, तो ना सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देगी और आरओसी उसको लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर्ड करेगी, लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड ऐड नहीं करेगी। अ फर्म बिकम अ मेंबर ऑफ द सेक्शन नंबर 8 कंपनी, यस वो बन सकती है। सेक्शन नंबर 8 कंपनी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द लिमिटेड कंपनी। एडिशनल पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट क्या है, कोई भी ऑल्टर नहीं कर सकते हो एमओए और एओए में। तो प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर दे रखी है किसको, आरओसी को। और तुम किसी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो एनी अदर काइंड ऑफ द कंपनी में। अगर कन्वर्ट करना है तो पास करना पड़ेगा एसआर एट द जनरल मीटिंग, और अप्रूवल लेना होगा सीजी का। सीजी ने ये पावर डेलीगेट कर रखी है आरडी को, रीजनल डायरेक्टर को। है ना कि अगर ना अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो गवर्नमेंट अपने आप से ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लाइसेंस दे देती है। सेक्शन नंबर 8 कंपनी अगर क्या होता है, कंट्रावीन कर रही है किसी सेक्शन का, या लाइसेंस इशू कंट्रावेंट कर रही है कंडीशन जिसकी वजह से लाइसेंस इशू किया गया है, या वो फ्रॉड कर रही है, तो क्या कहते हैं, कंट्रावेंट किया है तो उसका रिवोकेशन ऑफ द लाइसेंस हो जाएगा। और रिवोक करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दिया जाता है। तो यही है सेक्शन का, अगर कंट्रावेंशन किया या जो कंडीशन पे इशू हुआ है लाइसेंस का उसका कंट्रावेंशन किया, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में उसको, और फिर उसको सफिक्स ऐड करना पड़ेगा अपना नाम, और फिर आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन नंबर 8 कंपनी क्या हो रही है, रिवोक हो रही है, लाइसेंस रिवोक हो गया उसका। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वाइंडिंग अप करती है, तो वो क्या कर सकती है, वो ट्रांसफ़र टू एनी सेक्शन नंबर 8 कंपनी हैविंग द सिमिलर ऑब्जेक्ट, किसी सिमिलर ऑब्जेक्ट उसमें भेज देगी, ट्रांसफ़र कर देगी, या या सेल कर देगी, इंसॉल्वेशन, या जो सिमिलर एमलगेट कर देगी कंपनी को जो सिमिलर ऑब्जेक्ट हो जिनसे, सेक्शन नंबर 8 कंपनी से। अच्छा, वाइंडिंग अप में जो सरप्लस एसेट बता उसको ट्रांसफ़र कर देगी, या तो सेक्शन नंबर 8 जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है, या तो वो एमलगेट कर देगी सिमिलर ऑब्जेक्ट ऑफ दी सेक्शन नंबर 8 कंपनी से। और जो सेल करने के बाद जो पैसा आया है उसको किस में जमा करेगी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में वो जा कर के जमा कर देगी। जो सेक्शन नंबर 8 कंपनी का कॉन्ट्रवेंशन किया है तो फ़ाइन तो देना पड़ेगा ना, तो कंपनी को 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का, और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को 25,000 से लेकर के 25 लाख तक का डिफ़ॉल्ट लग सकता है। ओपीसी ना कभी भी एनबीएफसी एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व हो सकती, ओपीसी सेक्शन नंबर 8 कंपनी में नहीं कर सकती कन्वर्ट, और माइनर कांट बी मेंबर और नॉमिनी, या होल्ड भी नहीं कर सकते बेनिफिशियरी इंटरेस्ट ओपीसी में। कन्वर्जन कर रहे हो सेक्शन नंबर 8 कंपनी को, तो क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुमको एसआर पास करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग। नोटिस दे देते हो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कब तक कन्वर्ट करोगे बताना है, डिटेल ऑफ कन्वर्ट बताना है। नोटिस देखते हो, एक्सप्लेनेटरी कब तक कन्वर्ट करोगे, ये सब जनरल मीटिंग में
करोगे, फिर 4 लोग से पहले पूछ लेना है कि कौन कौन से इनकम टैक्स अथॉरिटी से, चैरिटी कमिश्नर से, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट से और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। अगर इन लोगों को तकलीफ़ है तो रिप्रेजेंटेशन 60 डेज़ में दोगे। पहले तो 4 लोग से तुम पूछ लोगे, तकलीफ़ होगी तो 60 डेज़ में बता सकते हैं। और फिर उसके बाद से ना रीजनल डायरेक्टर अप्लाई करोगे, रीजनल डायरेक्टर प्लस कॉपी ऑफ एसआर दे देना है, प्लस प्रूफ ऑफ डिलीवरी की नोटिस दे देना है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस दे देना है, और प्लस फीस के साथ INC 18 के साथ तो तुम दे दोगे। तो रीजनल डायरेक्टर को क्या दोगे, कॉपी ऑफ SR, प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ द नोटिस, फीस के साथ दे दोगे। फिर एक कॉपी तुम ना जो अप्लाई करोगे रीजनल डायरेक्टर को, वो ना तुम ROC को भी भेज दोगे। करने के विथिन 1 वीक में, अप्लाई करने के विथिन 1 वीक में तुमको 2 न्यूज़पेपर में भी छापने के लिए देना है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। अगर रीजनल डायरेक्टर एक्सेप्ट कर लेता है कन्वर्जन तो सही है, सेटिस्फाइड है। तो अगर रिजेक्ट कर देगा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर दिया जाएगी। और फिर जब इतना हो जाता है, डायरेक्टर जब सेटिस्फाई हो गया, मतलब परमिशन मिल गई, तो तब जा कर के तुम जनरल मीटिंग में SR करोगे, अमेंड करोगे MOA और AO के लिए, ऑल्टर करोगे MOA AO के लिए। जो ऑल्टर MOA फिर वो ROC को दोगे, ROC जा कर के फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करेगा। तो यहाँ पे 2 SR पास करे होगा। अगर तुम कन्वर्ट करना है तो पास करोगे SR जनरल मीटिंग में, कि जनरल मीटिंग में SR क्यों पास, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की कब होगा, डिटेल ऑफ कन्वर्ट कैसे होगा, ये सब देने के लिए। फिर उसके बाद ना 4 लोगों से परमिशन ले लोगे, फिर तुमको रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर उनका सेटिस्फाई आ जाएगा, फिर जा कर के तुम फिर से जनरल मीटिंग में SR पास करोगे, ऑल्टर करोगे MOA को, और ऑल्टर MOA ROC को दोगे, और ROC फिर जा कर के फ्रेश और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करेगा। इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जैसे ही तुम्हारी जैसे कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, मतलब तुम इनकॉर्पोरेशन, तुम्हारी कंपनी हो गई है, तो तुम क्या हो सकते हो, तुम एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गए हो। मतलब कि ना तुम परपेचुअल सक्सेशन है तुम्हारे पास की पावर है, तुम होल्ड एंड डिस्पोज कर सकते हो प्रॉपर्टी को, तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तुम स्यू कर सकते हो, स्यूड हो सकते हो। तो यही सब है। कैपेबल ऑफ द एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शन ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मतलब सारे के सारे फंक्शन एक्सरसाइज करने के लिए तुम कैपेबल हो गए हो। फिर उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 10, इफेक्ट ऑफ MOA और AOA। सेक्शन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि जैसे ही कंपनी ने शेयर्स दिए इसको, तो मेंबर ने, कंपनी ने कॉल किया इतने का, तो जो पैसा जो क्या होता है, जो कंपनी का जो पैसा बचा हुआ है वो कंपनी ना तुमसे मंगवा सकती है, और तुमसे वो मंगवा सकते हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि जब मर्जी होगा तब देंगे, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमसे वो वसूल लेगी, वो भी बहुत गंदे तरीके से। और जो कंपनी ने जो शेयर्स दिए हैं, और फिर शेयर्स दिखा करके, दे करके मेंबर अपना पैसा भी ले सकता है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये बाइंड करती हैं कंपनी को। 10A क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल रहा है, तुम कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस मतलब धंधा स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन शैल नॉट कमेंस द बिजनेस और एक्सरसाइज बोरोइंग पावर। कब तुम कमेंस नहीं कर पाओगे बिजनेस और एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे बोरोइंग पावर, कब, जब डायरेक्टर कि आप पैसा लेके आ गए हो, जो जो सब्सक्राइबर थे वो सारे का सारा तुमको पैसा दे दिए हैं, ये जब तक नहीं हो जाता है, जब तक रजिस्टर ऑफिस वेरीफाई नहीं हो जाता है, तब तक क्लियर। जब तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन हो गया तो 180 डेज़ के अंदर तुमको डायरेक्टर को ये देना, ये चीज़ बताना पड़ेगा कि हाँ सब्सक्राइबर मेरा पैसा लेकर के आ गए हैं, कंपनी ने रजिस्टर ऑफिस कर दिया है, तब जा कर के तुम कमेंट्स में ऑफ द बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस कंप्लाइंस नहीं की तो ROC ना रिमूवल ऑफ नेम एक्शन ले सकता है, टू रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। ना रजिस्टर ऑफिस है सेक्शन नंबर 12। जैसे तुम इनकॉर्पोरेशन हुआ 30 दिन के अंदर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन तुम्हारे पास रजिस्टर ऑफिस होना चाहिए। और बिजनेस रजिस्टर ऑफिस लिख के देना है, मतलब सील में होना चाहिए तुम्हारे, मतलब तुम्हारे बैनर में लगा होना चाहिए,
तो ये सब कंपनी नीड टू बी लेबल, मतलब रजिस्टर ऑफिस का लेबल होना चाहिए स्पेसिफाइड प्लेसेस पे। ऑफिस का वेरिफिकेशन भी करवाना चाहिए आरओसी से। नेम चेंज करते हो रजिस्टर ऑफिस को तो तुमको 2 साल तक बताना पड़ेगा कि तुम नेम चेंज कर रहे हो। अगर तुम अपना नाम चेंज कर रहे हो तो तुमको 2 साल तक तुमको क्या करना होगा बताना पड़ेगा। अगर चेंज इन रजिस्टर ऑफिस का हो रहा है, अगर सेम स्टेट में है तो तुमको देखना होगा सेम स्टेट में है कि चेंज ऑफ स्टेट कर रहे हो। तुम रजिस्टर ऑफिस सेम स्टेट में चेंज कर रहे हो कि चेंज ऑफ स्टेट कर रहे हो। अगर सेम स्टेट में चेंज कर रहे हो तो क्या वो लोकल लिमिट्स के अंदर है कि आउटसाइड दी लोकल लिमिट है। मतलब लोकल लिमिट मतलब सिटी टाउन और विलेज के अंदर है कि आउटसाइड दी सिटी टाउन और विलेज है। अगर सिटी टाउन विलेज के अंदर है तो और बी आर पास करके हो जाएगा बस। साइड दी लोकल लिमिट है तो क्या रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी सेम है या रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी चेंज है। कंपनी सेम है तो क्या होता है बी आर पास हो जाएगा। और कोर जगह से हिल रहे हो तो शेयर होल्डर का अप्रूवल ले लोगे बस एस आर करके। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एस आर अगर आर ओ सी चेंज हो रहा है जैसे महाराष्ट्र तमिलनाडु में नहीं हो सकता तो मतलब तुमको बी आर भी पास करना पड़ेगा, एस आर भी पास करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा तुमको। 30, 60 और 30 कि हमको रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है जो कि आउटसाइड दी लोकल लिमिट है और आर ओ सी चेंज हो रहा है तो आर डी सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर डेलीगेट किया है रीजनल डायरेक्टर, वो 30 दिन में कन्फर्मेशन करेगा, कन्फर्मेशन करेगा कि तुम चेंज कर सकते हो कि नहीं। अगर अप्रूवल आ जाता है तो कंपनी 60 डेज़ में विथिन 60 डेज़ में आर ओ सी को बताएगी कि तब जा कर के आर ओ सी 30 दिन के अंदर नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर देगा और ये कंक्लूसिव एविडेंस हो जाएगा। चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस सेम स्टेट में तो सेक्शन नंबर 12 लग रहा है, लेकिन अगर चेंज ऑफ स्टेट हो रहा रहता सेम स्टेट में तो लग रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा रहता सेक्शन नंबर 13 लगता और उसमें 60, 30 और 30 हो। इसमें 30, 60, 30 था, उसमें 60, 30, 30 है। जब सेक्शन नंबर 13 ऑल्टरेशन ऑफ एमओए करना है तो तुमको ना कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा प्लस सेक्शन जो सेक्शन में जो चीज़ें लिखी हैं उसका कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो कंप्लायंस विद प्रोसीजर ऑफ दिस सेक्शन। फिर जैसे कि नेम, रजिस्टर ऑफिस और ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइबिलिटी का तो आगे जाकर के सेक्शन नंबर 18 में आ जाएगा, कैपिटल क्लॉज का चैप्टर नंबर 4 के सेक्शन नंबर 61 में आएगा। और नॉमिनी इज़ नॉट कंसीडर्ड ऑल्टरेशन ऑफ एमओए कंसीडर नहीं होता, एसआर पास करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। तो यही बोल रहा है कि तो क्या करना, नेम क्लॉज को जब ऑल्टर करोगे मतलब स्काई लिमिटेड से टाटा प्ले लिमिटेड पे जा रहे हो तो कंपनी INC 24 में सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए अप्रूवल देगी, मांगती है कि अप्रूवल देते। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगी तो नेम चेंज करने के लिए ROC के पास जाओगे और ROC INC 25 में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर देगा। रजिस्टर ऑफिस को चेंज कर रहे हो, पहले तो नेम चेंज, यहाँ पे नेम चेंज हो रहा है, यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस। तो रजिस्टर ऑफिस मतलब अगर पहले तो सेम स्टेट में था, अब क्या हो रहा है तुम्हारा स्टेट बदल रहा है, तो जब स्टेट बदलेगा तब क्या होगा, स्टेट बदलेगा तो सबसे पहले तुम सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर दे रखी है रीजनल डायरेक्टर को। रीजनल डायरेक्टर को लग जाएगा अप्रूवल आने से, मतलब रीजनल डायरेक्टर का 60 डेज़ लग जाता है अप्रूवल आने से। जैसे ही रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल आ जाता है तुम 30 डेज़ में तुम ROC को INC 28 में दे दोगे कि अप्रूवल आ गया है, तुम मेरा इनकॉर्पोरेशन कर दो। तो तुम मेरा रजिस्टर ऑफिस में चेंज कर रहा हूँ और तुम मेरा नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर दो। तो ROC 30 डेज़ में न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर देगा। तो ROC वेयर RO इज शिफ्टेड टू महाराष्ट्र। जैसे कर्नाटक से महाराष्ट्र है तो ROC वेयर, तो ROC फ्रेश इनकॉर्पोरेशन करे जहाँ से शिफ्टेड। ROC जहाँ पे जो महाराष्ट्र का है वो रजिस्टर, ROC वेयर रजिस्टर ऑफिस इज शिफ्टेड, वहाँ का ROC होना चाहिए। बोथ ROC को तुम इन्फॉर्म करोगे और जो महाराष्ट्र वाला ROC है वो तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर देगा। नो अप्रूवल ऑफ द ROC इन केस ऑफ ऐड और रिमूव सफिक्स। सफिक्स तो ऐड और रिमूव कर रहे हो तो तुम्हारा तो तुमको नो अप्रूवल, ROC की कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। INC 20 शी शेयर कंप्लाइड विथ
24 में 23 में हुआ, ये 24 में हुआ, 25 में हुआ, 26 में 26 में क्या होगा, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 30 दिन जा रहे हो उससे 30 दिन पहले, मतलब जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे हो अप्रूवल के लिए, तो उसके 30 दिन पहले ही तुम ना क्या करोगे, 2 न्यूज़पेपर में अपना ऐड दे दोगे कि हम चेंज करवाना है INC 26 में। सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज तो कर रही है, लेकिन कंसेंट भी मांगेगी क्रेडिटर का। कंसेंट होना चाहिए, सफिशिएंट प्रोविज़न और एडिक्वेट सिक्योरिटी। और डेलीगेट किया रीजनल डायरेक्टर को, तो रीजनल डायरेक्टर कंसेंट देने से पहले क्रेडिटर्स की कंसेंट होना चाहिए क्रेडिटर्स का, और सफिशिएंट प्रोविज़न होना चाहिए, एडिक्वेट सिक्योरिटी होना चाहिए, तब जा कर के वो कंसेंट देगी। और इससे 60 दिन लग जाता है कंसेंट आने में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आरडी का जो अप्रूवल आएगा उसको तुमको दोनों ROC को देना है, बोथ ROC को तुम इन्फॉर्म करोगे जाके।